अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। डॉक्टर शाहिद कुरैशी बड़ी डिमांड रहती है खास तौर पर, और डॉक्टर साहब के पास कुरैशी साहब का जरा वक्त कम होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चीजें आप तक जरूर आ जाए। बहुत अहम डिबेट है आज की, और 2-3 इश्यूज पे बड़ी तवज्जो देनी है आप लोगों ने। एक तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही नहीं, पाकिस्तान 1973 है। अगर आपने पार्लियामेंटेरियन बनना है, सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली या सेनेटर, तो 62 और 63 की आपको छलनी से गुजरना पड़ेगा, और उसमें सादक और अमीन सच्चा होना जरूरी है। इसे हम कहते हैं सोसाइटल वैल्यू। पाकिस्तान के अंदर तो आईने लिख दिया, लेकिन जो कि बरतानिया में है इस वक्त, लंदन में है डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, तो सोसाइटल वैल्यूज की वहां अहमियत क्या, हम उससे पूछेंगे। और खास तौर पर 62 सगेशियस राइटर्स ऑनेस्ट एंड अमीन। फिर बरतानिया पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब को दावत दी है, 2 इनके आर्टिकल हैं। नवाज शरीफ breach PM oath and official secret act, court injunction necessary। दूसरा उनका ये है sacked for deception and breach of prime minister oath। ये 2 आर्टिकल हैं, बैकग्राउंड पे दोनों चल रहे होंगे। पहले तो डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब ये बताइएगा कि ये आर्टिकल में आप कहना क्या चाह रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नवाज शरीफ साहब के बारे में, और उस वक्त पाकिस्तान का जो मीडिया है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन और मिसलीडिंग एनालिसिस करना शुरू किया, और हमारे जो वकील हैं वो भी उसके अंदर मिल गए। तो हमारे बड़े जूनियर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, आजम नज़ीर ताज़ा अभी गरम सेनेटर बनाया है उनको नून लीग ने। तो वो अपने एक प्रोग्राम में आज कह रहे थे 92 चैनल पे कि जी नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया। तो ये मैं आजम नज़ीर ताज़ा साहब को डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ इस बात का। अच्छा, कि मैं उनको बता रहा हूँ और बाकी लोगों को भी, क्योंकि मैंने ये आर्टिकल फवाद चौधरी को भेजा है, ये एक लिख के कि आप अपने मीडिया को और अपने वकीलों को एजुकेट करें और उनको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला है। क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। नवाज शरीफ साहब जो थे वो एक पार्लियामेंट का मेंबर थे वजीर आजम बनने से पहले। इसका मतलब है कि उनको वो तमाम कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए थी जो कि एक पार्लियामेंटेरियन को करनी चाहिए। तो उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वो एक सेकंड स्टेज थी उसके बाद। इस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या किसी पार्लियामेंटेरियन को कोई सेकंड जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितने पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान में भी और बरतानिया में, उनको हर महीने गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के से तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। फुल टाइम एम्प्लॉयड ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है जी। ये और चेंज है उनके कुछ एग्जेम्पशंस है। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर हैं, आप A&E डॉक्टर हैं, तो आपको अपना लाइसेंस रखने के लिए कुछ दिन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आप सोशल वर्कर हैं तो आपको अपना पिन नंबर, आप नर्स हैं, आपको अपना लाइसेंस पिन नंबर रखने के लिए कुछ दिनों हॉस्पिटल में काम करना या सोशल सर्विसेज में काम करना जरूरी है। ये इन 3 प्रोफेशंस में, या इससे अलावा अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी, या जैसे पायलट होता है उसको 1 साल के अंदर इतने घंटे उसको जहाज उड़ाना होता है, तो वो उसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कोई MP मेंबर पार्लियामेंट जो है वो कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकता जब तक के उसके पास ये चीजें जरूरत ना हो। अब आते हैं नवाज शरीफ के उसको क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निकाला, या सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ। नवाज शरीफ ने जब 2 ओथ उसने लिए, एक उसने ओथ लिया एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक ओथ उसने लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओथ लिया, तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वैलिड हो गया। वो ये है कि मेरे सामने कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट, कोई स्टेटमेंट, कोई इवेंट, कोई चीज, कोई प्रेजेंटेशन लाई जाएगी तो मैं पाबंद हूँ
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को फॉलो करने के। हमारे यहाँ बरतानिया के अंदर जो बकिंगम पैलेस में वेटर भी काम करता है ना, जो कुक भी काम करता है, उसने भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे साइन किए हुए हैं। वो भी अंदर की बात जो है वो बाहर नहीं ला सकता। ये स्टेट, क्योंकि क्वीन जो है वो स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव है, वो स्टेट की हेड ऑफ स्टेट है। अच्छा, वेरी क्विकली अब नवाज शरीफ के केस पे आते हैं कि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो नवाज शरीफ के पास दो रोल थे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MNA और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उनके एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज ए प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जो थे वो वजीर खारजा भी थे पाकिस्तान के। उन्होंने किसी किसी को वो वजीर खारजा का कलमदान भी उनके पास था। अब एक आदमी जिसके पास 3 फुल टाइम जॉब्स हों, वो किसी दूसरे मुल्क की कंपनी के अंदर जाके कैसे नौकरी कर सकता है? बिल्कुल सही नंबर कहा 1। नंबर 2, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी UAE में, जो उनको वर्क परमिट इशू हुआ जिसको ये अकामा बोलते हैं, उस वर्क परमिट की एक कंडीशंस होती हैं। वो मैं आपको बड़ी क्विकली बता देता हूँ कि वर्क परमिट होता क्या है। वर्क परमिट ये चीज होती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इशू करती है। आप एक कंपनी अपनी बनाते हैं दुबई में या बरतानिया में जाके, आप अपनी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के आप बताते हैं कि मेरी कंपनी में नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनको गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाने आते हैं और हमारे पास दुबई में इस वक्त कोई और गोलगप्पे बनाने वाला नहीं है। तो नवाज शरीफ को जो है वो वर्क परमिट वीजा इशू किया जाए, जिसकी इनकी तनख्वाह ये होगी, ये इतने घंटे काम करेंगे, इनके ये इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, फलां इंश्योरेंस, वो सारी चीजें बना के आप, एक पूरा पैक होता है, वो बना के आप दुबई की UAE की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इनको एक अकामा इशू करती है जो कि स्पेसिफिक टू गोलगप्पे बनाने से होता है। यानी नवाज शरीफ ये नहीं कर सकते कि आगे वो पाए पकाना शुरू कर दें या कोई और काम करना शुरू कर दें। दैट विल बी द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। नवाज शरीफ साहब ने के बेटे ने इनके लिए एक वर्क परमिट इशू करवाया। वो वर्क परमिट जब इशू हुआ तो वो वर्क परमिट कभी भी वॉलंटरी जॉब के लिए नहीं होता। बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया। परमिट इट ऑलवेज इशूड फॉर अ पेड जॉब, टैक्स पेयर। यानी आपकी कंपनी जो है उसने अपने एम्प्लॉई की लिस्ट में बताना होता है हर साल टैक्स रिटर्न्स में कि मेरे इतने एम्प्लॉई हैं, उनको मैंने इतनी इतनी तनख्वाह दी, इतना टैक्स पे किया और ये सारे लोग हैं वो। अब अगर उन एम्प्लॉयज में से आपके ख्वाजा साहब जो ये जो दूसरे वजीर दफा साहब थे, ये क्रेन ड्राइवर थे और इनसे ये अच्छा, कहते हैं कि कंसल्टेंट था। झूठ बोलता है ये बंदा ख्वाजा आसिफ, इसको जेल होनी चाहिए इस बात के ऊपर। तुम्हारे पास वर्क परमिट अगर क्रेन ड्राइवर का है तो तुम कंसल्टेंट किस बात के थे? क्या बताते थे तुम उनको? तुम्हारी क्लाइंटेल क्या थी? चलो हम मान लेते हैं कि तुम कंसल्टेंसी ना बताओ, लेकिन तुम अपने क्लाइंट्स तो हमें बता सकते हैं ना, उनके नंबर के इतने क्लाइंट्स को। अब तुम वजीर दफा भी हो पाकिस्तान के और तुम एक कंसल्टेंसी जो है वो किसी कंपनी में तुम वहां पे रन कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन? और वो जो इनका रस्तू है एहसन इकबाल, उसके पास भी एक वर्क परमिट है सऊदी अरेबिया का, वो भी इसी तरह का वर्क परमिट लेके फिर रहा है। तो ये जो वर्क परमिट इशू हुए हुए हैं इनको, इनके पीछे कंपनियां हैं। ये इंडिविजुअल्स को इशू नहीं होते ऐसे ही कि बंदा मैं जाऊं और मुझे वो वर्क परमिट बना के दे दें। आपको बकायदा उसका एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जब वो वर्क परमिट इशू हो जाता है तो उसके बाद वो वर्क परमिट आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास लेके जाते हैं कि हमारे इस बंदे को आप वीजा इशू करें। वो उनको वीजा इशू करके देते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बरतानिया में हर साल अप्रैल में पाकिस्तान से लीग क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेटर्स आते हैं जो लीग्स में क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, वो क्रिकेटर चूंकि मोहल्ले जैसे समझ लें, जैसे मोहल्लों की टीम है, जैसे शादबाग की टीम है या मॉडल टाउन की टीम है,
तो वो जब खिलाड़ी जब यहाँ आते हैं तो उनके वर्क परमिट में लिखा होता है कि इनको सैटरडे संडे मैच होगा, बाकी 5 दिन वो फारिग होते हैं। तो वो जो 5 दिन फारिग होते हैं तो उसके लिए उनको कहा था कि 5 दिन उन्होंने रेस्ट करना है या प्रैक्टिस करनी है। सही। अब उनमें से जब वो जो क्रिकेटर जब आते थे तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ बहुत सारे क्रिकेटर्स को, जो कहीं प्राइवेटली किसी फैक्ट्री में, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पे जाके वो छुप के काम करते थे, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था। लेकिन उनका मेन जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो मैच खेलना था सैटरडे और संडे को, या अगर किसी बीच में वीकेंड में भी मैच अगर आ गया। तो नवाज शरीफ साहब ने जो ब्रीच की, उन्होंने 2 बल्कि उनके अपने केस में तो 3 ब्रीचेस की, यानी ही हैड 3 फुल टाइम रिस्पांसिबिलिटीज एज अ कॉन्स्टिट्यूट, एज एन एमएनए, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इन 3 रिस्पांसिबिलिटी के होते हुए वो एक फॉरेन कंपनी के अंदर फुल टाइम जॉब कैसे कर सकते हैं? और उन्होंने जब अपना ओथ लिया तो उन्होंने उस ओथ के अंदर जो कुछ कहा, वो तो उसी दिन खड़े हुए उसकी ब्रीच कर रहे थे। ये बात सही कही है आपने डॉक्टर साहब। मैं बैकग्राउंड पे ओथ भी चला रहा हूँ और अच्छा ओथ है, जब पार्लियामेंट है ये अलहदा ओथ है, जैसे आपने कहा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अलहदा ओथ है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ करने लगा हूँ, ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है। और मिनिस्टर का ओथ अलहदा होता है। जी, वो मिनिस्टर का ओथ अलहदा होता है। मैं अभी जो बात करने लगा हूँ, यानी मैं इंग्लैंड की हिस्ट्री, जो कि आपको ज्यादा पता है कि यहाँ छोटी मोटी अगर खर्च आप ज्यादा कर दें, कोई अपने खानदान को फायदा दे दे, तो वो तो बेचारे, वो तो उनको तो इस्तीफा देके धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। यहाँ सोसाइटल वैल्यू बड़ी हार्डर है। उसकी वजह क्या? लंदन की अंदर मैं बात कर। देखिए, बात यह है कि जो पॉलिटिशियंस, जो सियासत है ना, ये कोई जॉब नहीं है। आपको सही। किसी कहीं एप्लीकेशन दे के नहीं बुलाया जाता, मिन्नतें तरले नहीं करते। इट्स ए वॉलंटरी रोल, यू टेक इट। आप अपनी मर्जी से एज ए वॉलंटियर चूज करते हैं कि मैं ये रोल ले रहा हूँ। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो कोई टोनी ब्लेयर साहब बैरिस्टर थे, इस तरह और भी बहुत सारे लोग गुजरे हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशंस में अपना वो काम करते थे। हमारे एक लीडर ऑफ द अपोजिशन जो थे वो पोस्टमैन थे पहले यहाँ पे बरतानिया के अंदर। तो चूंकि जो पॉलिटिक्स है वो एक वॉलंटरी जॉब है, इट्स नॉट ए प्रोफेशन। आपने इसको एज ए वॉलंटियर, एज ए पब्लिक सर्विस इसको चूज किया है। आपको किसी ने मजबूर नहीं किया कि तू जल्दी आके ये कर। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस की तनख्वाहें हैं, एमपीज की जो तनख्वाहें हैं वो और उनको जो हमारे एमपीज को एक और इन्होंने फैसिलिटी दी है कि हमारा एमपी जो है, बरतानिया का एमपी जो है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को एज ए सेक्रेटरी रख सकता है, अच्छा। एज ए पेड सेक्रेटरी रख सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को। अब उसकी वजह ये है कि दुनिया में मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी सेक्रेटरी होगी जो 9 टू 5 तो आपके साथ काम करेगी और उसके बाद आपके घर भी जाएगी आपके साथ। लेकिन इन्होंने इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि आपका चूंकि कंस्टिट्यूएंसी कहीं और हो सकती है, आपका एमपी कहीं पार्लियामेंट में लंदन आएगा, तो वो उसको ऑफिस को चलाने के लिए ये उन्होंने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया। और मैं बहुत सारी सेक्रेटरी मैंने के एक साथ। सवाल जो आपसे पूछा ना स्पेसिफिकली, यानी हिस्ट्री में आपको नाम कई पता हैं, जो कई लोगों को यहाँ पर मामूली मामूली इल्जामात पे भी इस्तीफे देने पड़ गए। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ यहाँ का निजाम, यानी देखिए लिखी पड़ी बात नहीं है, यानी यहाँ इनका आर्टिकल 62-63 नहीं है, लेकिन सोसाइटल वैल्यू का इनकाद इतना जबरदस्त है, एनफोर्समेंट इतनी जबरदस्त है, वो पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकता। उसकी वजह क्या? देखिए, उसकी वजह ये है कि वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो रोल मॉडल हैं, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो स्टेट को उन्होंने चलाना है। तो इस वजह से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो मॉरल कोड है, जो एथिकल, उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री कोड। तो पार्लियामेंट्री कोड ऑफ एथिक्स है, वो उसकी जो एथिकल कमेटी होती है वो उसको जज करती है कि ये इसने काम किया है तो ये एथिकल स्टैंडर्ड्स में आता है कि नहीं आता है। लेकिन मैं आपसे, आप आप चूंकि खुद भी वकील हैं, आप इसको 62 या 63 के अंदर नवाज शरीफ की जो सेकंड जॉब है,
आप इसको मॉरल इशू क्यों बना रहे हैं? इट इज ए लीगल इशू। नहीं, बड़ी जबरदस्त बात की है आपने, वेल डन, बहुत जबरदस्त बात की आपने। मैं वैसे मोरालिटी की तरफ ले गया था। He broke the law. Yes. He was doing a full-time job in another country, in another company, out of the boundaries of Pakistan. ये कोई नहीं, शेयर होल्डर नहीं था किसी कंपनी दूसरी में। जो बात है हमारे यहाँ एक इशू ये है डिक्लेरेशन का। ये जो यहाँ ये सबसे जो बड़ा इशू है ना, इन्होंने वो यहाँ डिक्लेयर नहीं किया अपने नॉमिनेशन पेपर के अंदर कि वो यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, चाहे तनख्वाह ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपने इसको भी बड़ा क्लियर कर दिया कि अकामा के लिए, वर्क परमिट के लिए आप खाली ठप्पे लगा के नहीं बना सकते। इसमें आपको फिजिकली काम करना है और आपको बाकायदा काम भी करना है और तनख्वाह भी देनी है। ऑफ कोर्स, अगर आपका जो वर्क परमिट जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे इशू हुआ है, अगर आप वो काम नहीं कर रहे, अब यहाँ बरतानिया के अंदर बहुत सारे जो लोगों को स्पेशल वीजा जो इशू होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे आए शेफ के तौर पे कि जी बरतानिया में पाकिस्तानी खाने बनाने के लिए शेफ चाहिए। हालांकि रूल ये है कि जब बरतानिया यूरोपियन यूनियन में था तो लॉ ये था कि आप सबसे पहले वो बंदा बरतानिया में तलाश करें, अगर बरतानिया में नहीं है तो यूरोपियन यूनियन में तलाश करें, अगर वो वहां नहीं मिल रहा तो फिर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके किसी बंदे को बाहर से बरतानिया में बुला सकते हैं। लेकिन जो स्पेशलिस्ट जॉब है, जैसे आपने इमाम बुलाना है, जैसे आप वो जो प्रीस्ट का जो वीजा होता है, जैसे आपने शेफ बुलाना है, बावर्ची का जो वीजा है, या जैसे आपने लैंग्वेज एक्सपर्ट अगर बुलाना है कंपनी ने, तो उसकी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास जाती है, क्योंकि वर्क परमिट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इशू करती है, वीजा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इशू करती है। तो अगर एक बंदा उसने लिखा हुआ है, अब आप मेरी कंपनी है वो ये कह रही है कि मेरे पास नवाज शरीफ काम करता है और नवाज शरीफ वहां पे है ही नहीं, नवाज शरीफ तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हाजिरियां लगा रहा है रोज, और वो एज एन एम ने भी तनख्वाह ले रहा है, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी तनख्वाह ले रहा है अपनी। तो मेरी जो कंपनी, इसका मतलब है हुसैन नवाज को जो कंपनी डायरेक्टर है उसको सजा होनी चाहिए। उसकी कंपनी जो है वो ब्रीच है में है लॉ, इट इज ए लीगल मैटर। ये कोई 62 63 वाला मामला नहीं है, ये तो लीगल मामला है कि आपने कानून तोड़ा है। आपने दो मुल्कों के कानून तोड़े हैं, आपने पाकिस्तान का कानून तोड़ा, आपने यूएई का कानून तोड़ा। अच्छा, प्रोग्राम जो कि हमारा लंबा हो जाना है, मैं आखिरी सेगमेंट की तरफ जाता हूं। अच्छा, एक ये भी बात करते हैं कि पनामा लीक्स में सिर्फ हम अकेले आ गए, बाकी नहीं आया, और कंस्पिरेसी डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि पनामा तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना था, और ब्रिटिश बीवीआई कंपनियां, ऑफशोर कंपनियां जो थी वो सारी सामने अपना लीक्स के जरिए सामने आई। अब आप इस बात में क्या वजन समझते हैं कि ये कोई नवाज शरीफ को टारगेट करने का इशू है सिर्फ? देखिए, जिस वक्त पनामा लीक हुई उस वक्त इनकी गवर्नमेंट थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी। उसके बाद 1.5 साल तक शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर रहा, तो फिर भी उसी की गवर्नमेंट थी। तो तमाम FIA, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्पेशल ब्रांच, पुलिस, एंटी करप्शन, नैब, वो तो इन्हीं के पास था। तो कराओ उसकी, इन्होंने क्यों नहीं कराई उसकी तहकीकात? जब ये थर्ड पर्सन में बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये किसी और मुल्क के बाशिंदे हैं। और भाई आपकी हुकूमत, आपको करानी चाहिए थी, क्यों नहीं कराई आपने? वो अब करा लें, पार्लियामेंट में लाएं वो बिल, पार्लियामेंट पे पेश करें करारदाद इस्तेहकाक के, जी ये कराएं आप इसकी तहकीकात, तो वो करा देंगे आपको। मकसद कहने का ये है कि इनकी जो गुफ्तगू है, जब मैं एहसन इकबाल की बात सुनता हूँ और ये जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, और जो आज का जो प्रोग्राम करने की जो जरूरत पेश आई कि आजम तारड़ जो है वो बैठ के कह रहा है कि जी उसने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और भाई बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसने काम भी नहीं किया वहां जाके, ये भी एक ब्रीच है। वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर था, वो कैसे जाके वहां पे जो है ना वो कर सकता है? और मेरे ख्याल से अगर इस चीज को ज्यादा डिक किया जाए थोड़ा सा इनकी कंपनी को, तो वो पता चलेगा कि हो सकता है उसने उसकी तनख्वाहें बना बना के भेज दी हो दुबई कंपनी को। ये मैं एक असम्पशन बता रहा हूँ, उनके जो स्टाइल है, नौसरबाज आपने की, और बड़ी वैलिड बात आपने की है ये वाली। देखिए, जब तक
ये जो कुलसूम नवाज और ये सारी दुबई जाते थे चक्कर लगाने के लिए, तो ये अगर उनकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थ्रू के उनको काम करने के लिए जब एक बंदा मौजूद ही नहीं है ऑन द स्पॉट और उसने अपना वीजा लिया हुआ है और उसने अकाउंट खोला है वहां पे, उसने हेल्थ इंश्योरेंस और वो सारी चीजें जो वो ले रहा है, उसकी जो, इसको हम कहते हैं डोमिसिलरी, ही इज डोमिसाइल्ड इन यूएई। सही सही। तो इस के साथ लिंक अप नवाज शरीफ की जो भी चीज होगी, कोई बैंक अकाउंट होगा, कोई एसेट होगा, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट, जो भी उसने खरीदा होगा वो इस जॉब के साथ लिंक्ड है। तो ये 62 63 का मामला नहीं है, इट इज ए लीगल मैटर। इसको जेल में होना चाहिए था इस बात के ऊपर कि तू पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी है, तू पाकिस्तान का वजीर खारजा भी है, और साथ में तू अपने एक नौकरी उधर भी कर रहा है फुल टाइम पाकिस्तान की बाउंड्री से, चलिए पाकिस्तान के बॉर्डर। अब प्रोग्राम खत्म करते हैं, बस शॉर्ट सा सिर्फ जवाब दे दीजिएगा। अभी अपना इनकी जो कि बड़ा लीगल सा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि नवाज शरीफ का पासपोर्ट तो है, आपको पता है, अपना कैंसिल हो गया हुआ है, वीजा उनका है नहीं, और इस वक्त लंदन के अंदर वो ठहरे हुए हैं, गैर कानूनी तो नहीं कह सकते क्योंकि उनके फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल के सामने अपील है। आप क्या देख रहे हैं कि ये कोई यानी ये बरतानिया के अंदर कोई ये कोई फायदे है या नहीं इस तरह का, यानी गैर कानूनी तौर पर आप कोई पूछने वाला कोई नहीं है, क्या महसूस करते हैं? अगर आप मेरे ख्याल से इसमें के लिए एक और प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जवाब इसको तफसील से देना है, तो इसके बाद एक प्रोग्राम कर लेते हैं, उसमें मैं आपको सारा ए से अली ए टू जेड में आपको समझा देता हूँ कि क्या है। अच्छा किया आपने, ये अच्छा किया कि हम इस पे नाज़रीन इजाजत चाहेंगे। बड़ी तफसील से आपने, और खास तौर पर पार्लियामेंटेरियन का बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि अगर आप सियासी जमात के आप साथ हैं और साथ आप वकालत भी कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता आपका, और वो पार्लियामेंट के अंदर बड़ा सीरियस डिबेट हो रही है, फिर पनामा के हवाले से भी सारी गुफ्तगू कर दी और ये भी क्लैरिटी दे दी कि अकामा क्या होता है, और बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें। आप उम्मीद है कि ये आपको सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे। दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।